प्यारे बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण भारती का पाठ 1 भाषा, बोली और व्याकरण समझाऊंगी। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है, अथवा जिस माध्यम से हम अपने भावों या विचारों को दूसरों को समझा सके और दूसरे के भावों को समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा के प्रकार। भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब 2 व्यक्ति आमने सामने बैठकर आपस में बातचीत करते हैं अथवा कोई व्यक्ति भाषण आदि द्वारा अपने विचार प्रकट करता है, उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। बातचीत, वाद विवाद, विचार गोष्ठियाँ आदि करते समय हम मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। मौखिक भाषा भाषा का प्राचीनतम तथा व्यापक रूप है। इसका रूप स्थायी नहीं होता है। लिखित भाषा जब व्यक्ति किसी दूर बैठे व्यक्ति को पत्र द्वारा अथवा पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं में लेख द्वारा अपने विचार प्रकट करता है, तब उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। पुस्तकों, समाचार पत्रों आदि में लिखित भाषा का ही प्रयोग होता है। भाषा का लिखित रूप यद्यपि मौखिक भाषा से कम व्यापक है, तथापि यह अधिक स्थायी है। बोली किसी भाषा का क्षेत्रीय रूप ही बोली कहलाता है। बोली भाषा का ही एक रूप है और बोली भाषा का स्थानीय रूप होती है। बोली का अपना कोई व्याकरण नहीं होता है। बोली और भाषा में अंतर। बोली भाषा का स्थानीय रूप होती है तथा भाषा व्यापक रूप। असमिया, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल, संस्कृत आदि भाषाएं हैं। खड़ी बोली बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि बोलियां हैं। बोली का अपना व्याकरण नहीं होता, परंतु भाषा का अपना व्याकरण होता है। बोली का स्वरूप थोड़ी थोड़ी दूर पर बदलता रहता है और भाषा का स्वरूप स्थिर रहता है। बोली में लोक कथाओं तथा लोक गीतों की रचना होती है। भाषा में साहित्य की रचना होती है, अर्थात भाषा बोली का विकसित रूप होता है। हिंदी भाषा खड़ी बोली का ही विकसित रूप होता है। मातृभाषा वह भाषा जिसे बालक जन्म से ही अपने परिवार के सदस्यों का अनुकरण करके सीखता है, उसकी मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा एक दूसरे से सीखी जाती है। मातृभाषा के द्वारा हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं। बालक अपनी मातृभाषा में बहुत आसानी से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। राजभाषा राजभाषा राजकाज के लिए ही होती है। प्रत्येक राज्य में एक ऐसी भाषा होती है जो सरकारी कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। ऐसी भाषा उस राज्य की राजभाषा होती है। भारतीय संविधान के अनुसार 343 के अनुसार दिल्ली को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी 14 सितंबर 1949 को संघ की राजभाषा बनी थी। इसीलिए 14 सितंबर का दिन हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है। ऐसी भाषा जो पूरे राष्ट्र में अन्य भाषाओं की अपेक्षा अधिक बोली तथा समझी जाती है, वह उस देश की राष्ट्रभाषा होती है। यह देश के अधिकतर लोगों द्वारा लिखी, बोली तथा समझी जाती है और भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्राप्त है। मानक भाषा मानक भाषा से अभिप्राय भाषा के उस स्वरूप से होता है जो वर्तनी तथा व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण क्षेत्र में एक रूप होता है। हिंदी हमारे देश में राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा दोनों रूपों में मान्य है। हिंदी में प्रांतीय तथा स्थानीय स्तर पर पाई जाने वाली विभिन्नताओं को दूर करके उसकी लिपि तथा वर्तनी को एक रूपता प्रदान करके उसे मानक रूप दिया गया है। हिंदी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा झारखंड में बोली तथा समझी जाती है। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र आदि कई राज्यों की तो यह संपर्क भाषा है। लिपि भाषा को लिखने के लिए निर्धारित
प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था लिपि कहलाती है। अर्थात किसी भी भाषा की लिखने के ढंग या लिखावट को लिपि कहा जाता है, जिसे लेखन प्रणाली भी कहते हैं। लिपि को आसान भाषा में आपको समझाएं तो किसी भी ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग भाषा में किया जाता है उसी लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे संस्कृत की लिपि देवनागरी है और हिंदी की भी लिपि देवनागरी है। पंजाबी की लिपि गुरमुखी, उर्दू की लिपि फारसी और अरबी है तथा फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी की लिपि रोमन है। देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं ये हैं, यह बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। यह जिस प्रकार से बोली जाती है उसी प्रकार से लिखी जाती है। इसमें प्रत्येक उच्चारित ध्वनि के लिए अलग लिपि चिन्ह है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह है। साहित्य विचारों की अभिव्यक्ति का एक प्रमुख साधन है। हिंदी साहित्य की रचना गद्य तथा पद दो रूपों में होती है। गद्य भावनाओं की सरल तथा सहज अभिव्यक्ति होती है और पद भावनाओं को अलंकृत मतलब अनेक अलंकारों से सुशोभित किया जाता है। गद्य इसमें लयात्मकता का अभाव होता है, मतलब ये लय में नहीं होता, और पद लय में होता है। गद्य इसमें विचारों की अभिव्यक्ति प्रमुख होती है और पद में भावों की अभिव्यक्ति प्रमुख होती है। गद्य में कहानी, नाटक, निबंध, लेख आदि होते हैं और पद में कविता, दोहे, गीत, चौपाई आदि पद के उदाहरण होते हैं। व्याकरण भाषा का शुद्ध तथा स्थायी रूप निश्चित करने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण की सहायता से किसी भी भाषा को आसानी से समझा जा सकता है। इससे भाषा के शुद्ध तथा मानक प्रयोग में सहायता मिलती है। और व्याकरण के प्रमुख 3 विभाग हैं। एक वर्ण विचार अर्थात वर्णों का उच्चारण, उनका लेखन, भेद तथा प्रयोग। नंबर 2 शब्द विचार, इसमें शब्दों की रचना, भेद तथा प्रयोग। थर्ड है वाक्य विन्यास अर्थात वाक्य का स्वरूप, भेद, विश्लेषण तथा प्रयोग। अब हमने इस पाठ से क्या सीखा? हमने यह सीखा भाषा विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है और राजभाषा राजकाज की भाषा होती है और भाषा का वर्तनी तथा व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण क्षेत्र में समान स्वरूप मानक भाषा कहलाता है और भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों की व्यवस्था लिपि कहलाती है। भाषा संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। जो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ